श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी का विद्यार्थी नरसाराम सामान्य हिंदी की कक्षा लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। आज अपन सामान्य हिंदी का एक बिंदु जिसको वर्ण विचार कहते हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन मित्रों, वर्ण विचार को पढ़ने से पहले थोड़ी सी अपन डिस्कस ये करेंगे कि भाषा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो भाषा है वो संस्कृत के भाष धातु से बनी है। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु, और इसमें दो परतें हैं, आंग और टाप। भाष धातु में आंग और टाप, इन दो प्रतियों के जुड़ने से भाषा शब्द है वो बना है। इन दोनों का मिलकर के आ हो जाएगा, और आ जब भाषा में जुड़ेगा तो आपका शब्द बन जाएगा भाषा। अब अपने सामने बात ये आती है कि आखिर भाषा कहते किसे हैं। मैं अगर आपको साधारण शब्दों में कहूँ तो भाषा का मतलब एक साधन, या यूं कहें कि माध्यम है ना। मानव अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधन या माध्यम का उपयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। एक बार पुनः, मनुष्य अपने अंदर के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उस साधन को हम भाषा कहते हैं। अब मित्रों, भाषा जो शब्द है वो किस प्रकार से बना और किसे भाषा कहते हैं, ये जानने के बाद में अपन अपने इस बिंदु पर आते हैं जो आज का अपना बिंदु है, वर्ण विचार। मित्रों, वर्ण विचार पाएंगे तो सबसे पहली चीज कि वर्ण किसे कहते हैं। आपको ये जानकारी होगी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते मित्रों, वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जो ध्वनि है, यानी भाषा की अगर लघुत्तम इकाई की बात करें तो मौखिक रूप में हम उस लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं, और इसी ध्वनि का जो लिखित रूप है वो लिखित रूप मित्रों क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। यानी कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है, वर्ण कहलाता है। और इसकी मौखिक जो छोटी इकाई है वो ध्वनि है, और इसका लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है। अब अपनी हिंदी वर्णमाला को अपन देखेंगे, उनसे पहले एक बात और ये कर लेते हैं कि अपन ने पढ़ा वर्ण, तो अब वर्णमाला किसे कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है उनको अपन क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने वर्ण हैं, उन वर्णों के बारे में एक एक करके अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। दो प्रकार के प्रश्न आपके सम्मुख आ सकते हैं। एक आता है मूल वर्ण, दूसरा आता है कुल वर्ण। मित्रों, जो मैं बात कर रहा हूं वो कक्षा 3 से लगा करके और ठेठ ग्रेजुएशन तक
सभी कक्षाओं में ये चीज़ है वो सामान्य रूप से चलती है, और विशेष करके जो BSTC और PTT के विद्यार्थी है उनके सिलेबस में भी ये वर्ण विचार जो बिंदु है वो दे रखा है। तो हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं और कुल वर्ण कितने होते हैं, बारीकी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान करना। तो अगर अपन हिंदी में मूल वर्णों की बात करें तो उनकी संख्या है वो 44 है, और कुल वर्णों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब हिंदी में कुल वर्ण 52 कौन कौन से हैं और मूल वर्ण 44 कौन कौन से हैं, इनको अपन एक एक करके सभी को है जो पढ़ते हैं। अब यूँ कहें तो वर्ण के अगर भेद कहें तो कितने होते हैं, या वर्ण के प्रकार कहें अगर लिखूं तो वर्ण कितने प्रकार का होता है, 2 है। एक होता है अपने स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब बात ये आती है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। मित्रों, स्वर वे वर्ण जिनको बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित किया जा सकता है उनको स्वर वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वे वर्ण जिनको या जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों का सहयोग लिया जाता है तो वह जो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। अब जो हिंदी वर्णमाला में स्वर है उनकी संख्या कितनी है, 11 है, और मूल व्यंजनों की अगर बात करें तो मूल व्यंजन जो भी है वो 33। और यहीं से आपका पहला जो कॉन्सेप्ट था कि अपने हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं वो 44 है, 11 स्वर है और 33 मूल व्यंजन है। ये दोनों मिलकर के 44 जो वर्ण है जो मैंने आपको मूल वर्ण बताए थे। अब अपन इसमें भी है जो स्वरों के बारे में थोड़ा विस्तार से है जो पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 11 स्वर कौन कौन से हैं। तो मैं एक बार, हालांकि आप सभी को जानकारी होगी और आप ये कहोगे कि सर आप आ जो पढ़ा रहे हो ये तो हमने पहली दूसरी कक्षा में ही पढ़ लिए थे, लेकिन मित्रों एक बार फिर आप इनको देख लीजिए। तो सबसे पहला जो स्वर है वो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये मित्रों 11 जो स्वर है जो मैंने लिखे ये अपने हिंदी में इनको गिना जाता है और यही 11 स्वर है। संस्कृत की बात करोगे तो संस्कृत में मित्रों 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो आप कहोगे दो और कौन से होते हैं, तो एक तो इसमें संस्कृत के अंदर है जो दीर्घ री होती है और एक लरी जो और है, लेकिन अपने हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो केवल 11 है। अब स्वर के भी 2 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा जो भेद है वो है दीर्घ स्वर। स्वर के कितने भेद है मित्रों, 2। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, तो ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में या इनको है जो अपन मूल स्वर भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर की तुलना में आधा समय लगता है तो वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या मित्रों 4 होती है। कौन कौन से है, अ है, ई है, उ है और री है। ये 4 जो है अ, ई, उ और री, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर है। अब दीर्घ स्वर कितने हैं, तो दीर्घ स्वर आपके 7 है। कौन कौन से हैं, इन 4 को छोड़ करके बाकी जो बचते हैं वो आपके दीर्घ स्वर है। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 आपके दीर्घ स्वर है और 4 है वो आपके ह्रस्व स्वर है।
अब दीर्घ स्वर किसे कहेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है उनको अपन दीर्घ स्वर कहेंगे, और वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की तुलना में आधा समय लगता है तो उनको अपन ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहेंगे। अब इतना समझने के बाद में एक चीज़ और अपने को है जो समझनी होगी, और वो है जिसको कहते हैं संधि स्वर। इन संधि स्वरों की संख्या मित्रों 4 है। इनको थोड़ा सा व्यवस्थित देखें और इनको कंठस्थ करने की कोशिश करें। वो 4 कौन कौन से हैं? ए है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई है, ओ है और औ है। अब बात यह है कि ये किन किन स्वरों के संधि से ये स्वर बने हैं जिसको अपन संधि स्वर कह रहे हैं। तो ए जो स्वर है वो अ प्लस ई, अ के साथ में ई जुड़ने से आपका ए बनता है। आई जो है वो अ प्लस ए जुड़ने से आपका आई स्वर बनता है। उसी प्रकार से जो आपका ओ है वो अ प्लस उ, और जो औ है वो अ प्लस ओ के जुड़ने से औ बनता है। मित्रों यहाँ आप ये गलती न करें कि आई में अ प्लस दीर्घी कर लें और औ में अ प्लस दीर्घू कर लें। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। ये जो है मोस्ट है और लगभग परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को विशेष करके कंठस्थ करें। ये मित्रों जो अपन ने पढ़ा ये स्वर का वर्गीकरण था। अभी तक अपन ने स्वर के बारे में लगभग मेरे हिसाब से पूरा है जो पढ़ लिया है। अब आगे अपन हैं जो व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। अब है जो अपन बात करेंगे व्यंजन, और एक एक करके 52 जो वर्ण है वो है जो अपन पूरे करेंगे। तो व्यंजन में सबसे पहला जो व्यंजन का जो भेद है वो है स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कौन कौन से है? तो अपन यूं कहें क से लेकर के और म तक, क व्यंजन से लेकर के और म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यूं लिखें तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी इस प्रकार से जो ये वर्गीय व्यंजन है और इनकी संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन के बाद में अगला जो है वो आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या मित्रों कितनी है? 4 है। और वो कौन कौन से है? तो य, र, ल और व। उसके बाद बात आती है ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी है? तो ये भी 4 है। और कौन कौन से है? तो पहला श, श, स और ह। मित्रों हालांकि अपने यहाँ ये समस्या रहती है, इनका जो उच्चारण है वो अपन एक ही करते हैं वो साधारणतः, और वो है स, जबकि इन तीनों का ही उच्चारण स्थान अलग अलग है। लेकिन ये चीज़ अपन जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा ये कंठ है, ये तालु है, ये मुर्दा है और ये दंत है। तो ये जो आपके 25 और 4, 29 और 4, 33 जो मूल व्यंजन है ये हो गए पूरे।
ये 33 क्या है, मूल व्यंजन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 11 आपके स्वर, यानी ये मिलाकर के टोटल कितने हो रहे थे, 44। जो मैंने आपको मूल वर्ण की संख्या 44 बताई थी, वो ये मूल वर्ण इस प्रकार से आपके 44 हो रहे हैं। लेकिन अब अपन है जो पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को तो कितने वर्ण करने हैं, टोटल 52 वर्ण करने हैं। तो जो जो वर्ण अभी कम पढ़ रहे हैं वो देखेंगे। अपने हिंदी में 4 जो है वो क्या है, संयुक्ताक्षर है। 4 हिंदी में क्या है, संयुक्ताक्षर है। अब वो संयुक्ताक्षर 4 कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला है अक्षर, और ये किन किन के योग से मिलकर के बना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि ये पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने लायक है, लेकिन ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो ये क प्लस मूर्धन्य श, उसके बाद में दूसरा जो है त्र, ज्य और स्र। त्र है, ये 2 वर्णों के योग से मिलकर के बना है, त प्लस र। ज्य जो है मित्रों, यहाँ थोड़ी सी देखिए दिक्कत यह है कि अपन इनको ज्ञ पढ़ दें, जबकि अभी आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो वर्ण है वो ज और ण, इन 2 वर्णों के योग से मिलकर के बना है। तो इनका उच्चारण ज्ञ नहीं होकर के ज्य है। इसके बाद में अगला जो है वो है श्र, यानी ये आपके 4 जो है वो संयुक्ताक्षर है हिंदी में। और 4 कौन कौन सा है, तो अक्षर है क और श, त्र है त और र, ज्य है ज और ण, और श्र है श और र। इस प्रकार से ये 4 हो गए आपके संयुक्ताक्षर। उसके बाद में अगला जो प्रकार है वो है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, और इनकी संख्या मित्रों 2 है। कौन कौन सा है, तो ये है ड़ और ढ। कौन कौन से हैं, ड़ और ढ। आप बात करोगे कि ये ड़ तो साहब आपने जो वर्गीय व्यंजन लिखे थे, स्पर्श व्यंजन, उसमें लिख दिया था। मैं मित्रों इस बात को यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि जो वो अंग था उसको बोलते हैं हिंदी में अंग, और वो है जो इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन, ये अड़ है। ये जो बिंदी का फर्क है, ये बिंदी जो अंग है उसमें तो ङ, इस ङ में तो पीछे की साइड में लग दी है, जबकि जो ड है इसमें बिंदी जो है ये इस ड के नीचे की साइड में लग दी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान दें। इसके बाद में जो अगला प्रकार है वो है अयोगवा वर्ण। इनकी भी संख्या 2 है, और वो कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं, अंग और अह। अब मित्रों अपन इनकी अगर काउंटिंग करें तो ये इनकी जो संख्या है वो निश्चित रूप से कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। 11 स्वर थे, 25 व्यंजन, सॉरी 25 स्पर्श व्यंजन, 25 और 4 अंतस्थ, 29 और 4 ऊष्मा, 33 और 4 संयुक्ताक्षर, 37 और 2 उत्क्षिप्त, 38 और 39 और 2 योगव्या, 40 और 41 और 11 स्वर। टोटल वर्णों की संख्या कितनी होगी, ये आपके 52 हो गई। ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपके टोटल 52 वर्ण है। अब मित्रों अपन थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, एक प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ये अपन पढ़ लेते हैं। प्राणवायु के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो अपन देखते हैं। और ये कौन कौन सा 2 प्रकार है इसमें। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महा प्राण।
आप शब्द को देख करके ही पहचान गए होंगे कि अल्प प्राण यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु है वो कम खर्च होती है या मुख से बाहर कम निकलती है, तो वह है अल्प प्राण। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में जो वायु है वो ज़्यादा खर्च होती है, तो वे क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब अपन देखेंगे अल्प प्राण कौन कौन से हैं। तो अल्प प्राण में वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा, यानी जो 5 वर्ग अपन ने बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा यूँ अगर लिखना चाहे तो क, ग, ङ, च, ज, ण, इस प्रकार से आप ये लिख सकते हो ट वर्ग में और आगे में भी। इसके बाद में अंतस्थ, यानी अंतस्थ कौन कौन से? तो य, र, ल और व, ये किस में आ जाएंगे? आपके अल्प प्राण में। अब महाप्राण की बात करें तो वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा, उसके साथ साथ में श, श, श और ह। मित्रों यहाँ पर एक मैं ट्रिक काम में जो लेता हूँ वो आपको भी बता देता हूँ कि आप अल्प प्राण और महाप्राण अगर आपको वर्गीकरण करना है तो इनके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आप उनको ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से ज़िंदगी में कभी भी आपका अल्प प्राण और महाप्राण जो वर्ण है वो गलत नहीं होगा। तो वो ट्रिक ये है कि अंग्रेजी में आपको जो बारकड़ी आती होगी, तो जिन भी वर्णों के पीछे एच आता है अंग्रेजी का, वे वर्ण है जो महाप्राण कहलाएंगे, और जिनके पीछे एच नहीं आता है वे वर्ण कौन से कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। आप है जो प्रैक्टिस करके देख सकते हो, जिन भी वर्णों के पीछे एच आएगा वो वर्ण है जो महाप्राण है, और जिनके पीछे एस नहीं आएगा तो वो है जो अल्प प्राण है। उदाहरण के रूप में अगर अपन क वर्ग को लें तो ये क, ख, ग, घ, ङ। अगर इस लाइन को देखें तो इसके पीछे एच नहीं है, इसलिए अल्प प्राण में एच है, महाप्राण में एच नहीं है, अल्प प्राण में एच है, महाप्राण में एच नहीं है, इसलिए अल्प प्राण में। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको भी है जो ध्यान में रख सकते हो। अब अपन एक थोड़ा सा अगला एक वर्गीकरण पढ़ करके आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, और वो अगला वर्गीकरण है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर घोष, या जिसको आप सघोष भी कह सकते हो, और दूसरा है अघोष। वे वर्ण जिनके उच्चारण में आपके स्वर तंत्रियों में घोष होता है, घोष यानी एक प्रकार की ध्वनि होती है जो वो सघोष है, और जिनमें ये घोष नहीं होता है, गुंजन नहीं होती, नाद नहीं होता, वो ये अघोष है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अघोष वर्ण जो है वो कौन कौन से है। पहला वर्ग का और दूसरा वर्ण, यानी वर्ग का पहला और वर्ग का दूसरा, जैसे क, ख, च, च, ट, ठ, त, थ, प और फ। क, ख, च, च, ट, ठ, त, थ और प, फ, वर्ग का पहला और दूसरा। इसके बाद में श, श और श। ये जो 13 है, ये 13 व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाएंगे? अघोष। और इनको छोड़ करके जितने भी व्यंजन हैं वो कौन से हैं? सघोष है। 3, 4 और 5, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा अंतस्थ और एक इसमें शामिल है आपका ह। इस प्रकार से आप देख सकते हो अघोष यानी वर्ग का पहला और दूसरा, और श, श और स। सघोष में
तीसरा, चौथा और पांचवा ये किसका, वर्ग का, ठीक है। उसके अलावा अंतस्थ, यानी अंतस्थ में आप कह सकते हो य, र, ल और व और ह। इस प्रकार से मित्रों ये अपने स्वर तंत्रियों में कोश के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण था। इस प्रकार से ये कक्षा आज की यही समाप्त होती है। अपन अगले बिंदु के साथ में मिलते हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उनको ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड हो उसमें आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।